दोस्तों, किसी के दिन जब खराब चलते हैं तो अक्सर गलती पर गलती होने लगती है। अब मोदी जी के चाणक्य भी कुछ दिन पहले एक बड़ी गलती कर बैठे जिससे नायडू बाबू नाराज हो गए। अब नायडू बाबू अगर नाराज हो गए तो फिर मामला संगीन हो जाता है। जी हां, कोई नाराज हो, मोदी जी को परवाह नहीं, लेकिन अगर नायडू बाबू नाराज हो जाते हैं तो मामला फिर संगीन ही है। इसलिए है क्योंकि नायडू बाबू की बैसाखियों पर यह सरकार चल रही है। और अगर इस वक्त राजनीति के अंदर एक अलग ही हलचल मची हुई है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू का जानी दुश्मन, जी हां, जानी दुश्मन को सीधे तौर पर राजनाथ की तरफ से जो फोन किया गया, उस फोन पर जो बातें की गई, चंद्रबाबू नायडू को पता नहीं थी। मोदी शाह की एक गलती, नायडू भड़क उठे बुरी तरह से, राजनाथ ने कर दिया फोन दोस्तों। जी हां, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर आप लोग देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चूलें पूरी तरह से हिली हुई है। डर लग रहा है कि कहीं बैसाखी चंद्रबाबू नायडू खींच न ले। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरह से घमासान और तेज हुआ पड़ा है, गोदी मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी के दिन जब खराब चलते हैं तो अक्सर गलती पर गलती होने लगती है। अब मोदी जी के चाणक्य भी कुछ दिन पहले एक बड़ी गलती कर बैठे जिससे नायडू बाबू नाराज हो गए। अब नायडू बाबू अगर नाराज हो गए तो फिर मामला संगीन हो जाता है। जी हां, कोई नाराज हो, मोदी जी को परवाह नहीं, लेकिन अगर नायडू बाबू नाराज हो जाते हैं तो मामला फिर संगीन ही है। इसलिए है क्योंकि नायडू बाबू की बैसाखियों पर यह सरकार चल रही है। और अगर बैसाखी हिली तो मोदी जी के साथ दुर्घटना घटी। दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले जरा ये जान लेते हैं पहले कि मोदी और शाह ने, गुजरात लॉबी ने ऐसा क्या कर दिया कुछ दिन पहले कि किंग मेकर नाराज हो गए सरकार के। अब आपको ये तो पता ही है कि इस वक्त सारा फोकस जो है, सारा अटेंशन जो है मोदी सरकार का, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर है। और ये चुनाव की जो वोटिंग है, ये सांसद करते हैं लोकसभा राज्यसभा के, 9 सितंबर को इसकी वोटिंग है। आप कह सकते हैं कि मोदी जी और अमित शाह पूरी तरह से, उनका जो इस वक्त मैंने कहा ना फोकस है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने का। और कभी कभी जब अमित शाह को लगता है कि कोई काम उनसे बेहतर राजनाथ सिंह कर सकते हैं तो राजनाथ सिंह का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हुआ ये कि 13 अगस्त को, इसी 13 अगस्त को कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन किया आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का मतलब ये नहीं कि ये फोन नायडू बाबू को गया, नायडू बाबू को फोन नहीं गया, ये फोन गया पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी को। वो जगन मोहन रेड्डी जो नायडू बाबू के आज की तारीख में जानी दुश्मन है। अब दोस्तों, इसे मोदी जी की बदकिस्मती कहिए या फिर अमित शाह की बदकिस्मती कहिए कि ये जो सीक्रेट फोन था राजनाथ सिंह का, ये मीडिया में लीक हो गया। जी हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनाथ जी ने लीक कर दिया या जगन मोहन रेड्डी ने लीक कर दिया। बहरहाल ये मीडिया में बात आ गई और कई अखबारों में, और खासकर द प्रिंट में पूरी रिपोर्ट छपी और उसमें कहा गया कि राजनाथ सिंह ने 13 अगस्त को बुधवार के दिन फोन किया जगन मोहन रेड्डी को और कहा कि भाई मोदी जी जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन को जो है वो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हैं और आपकी मदद चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। अब जाहिर तौर पर लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है, मेरा भी मानना है कि होना ये चाहिए था कि अमित शाह पहले बात करते नायडू बाबू से और नायडू बाबू की सलाह के बाद कि भाई हम जगन मोहन रेड्डी के भी कुछ वोट चाहते हैं, 11 वोट हैं, हमें ज़रूरत है, एनडीए मजबूत होगी, तो क्या हम जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन कर लें। अब नायडू बाबू को अंधेरे में रखा गया। सोचिए, किंग मेकर अंधेरे में, और वो भी आंध्र प्रदेश में, जिस सीट पर वो बैठा है उस सीट के ठीक नीचे डील हो रही है। और फोन किसको किया जा रहा है? जानी दुश्मन को, उस जगन मोहन रेड्डी को फोन किया जा रहा है, उससे मदद मांगी जा रही है। बीजेपी उस शख्स के आगे बिछ रही है, उसके कदमों में, जिस आदमी ने मिस्टर नायडू को जेल भेजा था, एक नहीं कई मुकदमे दर्ज करके जेल भेजा था, सबसे बड़ा अपमान का घूंट पिलाया था मिस्टर नायडू को जिस आदमी ने, उसी के आगे बीजेपी पिछ गई और सारी बात लीक हो गई। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। 16 अगस्त को, यानी 3 दिन बाद,
जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठक करी और उन्होंने तय किया कि भाई हम समर्थन देंगे, एनडीए को देंगे। भले ही नायडू बाबू एनडीए में हैं, किंग मेकर हैं, लेकिन हम भी समर्थन देंगे। मोदी जी का पैगाम आया है राजनाथ के जरिए। तो यानी जगन मोहन रेड्डी तैयार हो गए और अगले दिन 17 अगस्त को संडे के दिन बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि राधाकृष्णन तमिलनाडु के बीजेपी के लीडर, महाराष्ट्र के गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। सोचिए, अब जब ये खबर तेलुगु मीडिया में आई, पूरे आंध्र प्रदेश में चर्चा होने लगी कि साहब जगन मोहन रेड्डी से पहले पूछा गया, नायडू से पहले जगन से बात की, बीजेपी ने दुश्मन से बात पहले की, तो टीडीपी में, तेलुगु देशम पार्टी में जो पार्टी है मिस्टर नायडू की, वहां पर अपमान का घूंट पीना पड़ा नायडू को। नायडू की पहली बार बड़ी किरकिरी हुई। अब दोस्तों, अगर नायडू बाबू से सलाह ले ली होती चाणक्य ने, या मोदी जी ने खुद फ़ोन कर दिया होता कि भाई मदद हमें लेनी पड़ रही है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ रहा है, थोड़ा सा आप इस मौके की नज़ाकत को समझिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, कहीं हार ना जाए, तो हो सकता है कि नायडू बाबू थोड़ा सा मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, मान जाते। लेकिन यहाँ तो नायडू को अंधेरे में रखा गया, किंग मेकर को अंधेरे में रखकर उन्हीं के आंध्र प्रदेश में डील कर ली गई, उन्हीं के दुश्मन के साथ। जाहिर तौर पर विरोध तो होना ही था और शायद इसीलिए अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से नायडू बाबू ने कहा कि अभी आप चुप रहें, अभी आप रिएक्ट ना करें, उपराष्ट्रपति में हम भले ही एनडीए के साथ जाएं, आगे पुनर्विचार करेंगे। यानी उनका इशारा है थोड़ा नवंबर तक रुक जाइए, बिहार चुनाव तक रुक जाइए। ये मैसेजिंग वहाँ से हो रही। और आगे मैं जब एक्सपर्ट से बात करूँगा तो इस सवाल की गहराई में थोड़ा और जाऊँगा, तफसील से जाऊँगा। अब दोस्तों, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो जून 2024 में जब नायडू बाबू ने समर्थन दिया था ताज़ा मोदी जी को, अपनी बैसाखियाँ दी थी चलने के लिए मोदी जी को, तो एक तरह का हनीमून पीरियड चल रहा था। दोनों तरफ से ऐसा लग रहा था कि खुशगवार मौसम है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ महीनों से दोस्ती में दरार पड़ने लगी और कई ऐसे मौके आए, ये पहला मौका नहीं, कई ऐसे मौके आए जब मिस्टर नायडू सीधे तौर पर मोदी से, उनकी नीतियों से, उनके फैसलों से नाराज दिखे। जैसे मिसाल के तौर पर जब सीटों का बंटवारा, डिलिमिटेशन का मामला आया, जहां मोदी जी बड़ी संसद में, नई संसद में ज़्यादा सीटें चाहते थे, दक्षिण भारत में विरोध हो रहा था, तो नायडू बाबू को पहली बार विरोध करना पड़ा और मोदी जी थोड़ा सा पीछे हट गए कि भाई अगर नायडू नाराज़ हो जाते हैं सीटों के बंटवारे को लेकर तो मामला बिगड़ ना जाए। वो पहला इंडिकेशन था। उसके बाद बिहार में जो वोटर लिस्ट का घपला हुआ, ये जो सारा खेल हुआ, उसका भी विरोध किया, खुलेआम किया। नायडू बाबू दिल्ली आए, मीटिंग करी अपनी टीडीपी के पार्टी के साथ और यही ज्ञानेश कुमार, अमित शाह के जो खास हैं, चिट्ठी लिखी, सख्त चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ घोटाला है, इस तरह की एक्सरसाइज इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। सच ये भी है कि वक्फ में, जब वक्फ कानून में बदलाव किया जा रहा था, उस वक्त भी नायडू साहब को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब उनके वोट बैंक को मोदी जी छेड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक तरह से अपमान का घूंट या खून का घूंट पी लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन अब नायडू बाबू को लग रहा है कि हर बार बैकफुट पर जाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन वो ये भी जान रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव मौका नहीं है, मौका नवंबर में ही आएगा या आ सकता है जब बिहार के नतीजे आएंगे। अब दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि नायडू बाबू पूरी तरह से समझ गए कि बीजेपी उनके दुश्मन, जानी दुश्मन जगन मोहन रेड्डी के साथ खुले तौर पर मिल गई और उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, बुरी तरह से उनको इग्नोर किया गया। तो दिल पर चोट तो लगी है। सवाल यह है कि अब आगे नायडू बाबू क्या करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति तो निपट जाएगा, आगे क्या करने जा रहे हैं नवंबर में, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि हमको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि मोदी सरकार अल्पमत में है और नायडू बाबू के पास 16 सांसद हैं और ये भी हमें स्थिति समझनी चाहिए कि नवंबर में बिहार में अगर जेडीयू के हाथ से, बीजेपी के हाथ से सत्ता निकलती है तो फिर एनडीए में बहुत कुछ होने जा रहा है। और ऐसे मौके पर नायडू क्या करेंगे, क्योंकि नायडू के पास वो संख्या बल है जो इधर से उधर गई। जी हाँ, सत्ता पक्ष से विपक्ष, जिधर नायडू होंगे सरकार उधर बन सकती। ये हमको फैक्ट हमेशा याद रखना होगा। मोदी जी आज भी 240 पर हैं,
साल भर से उनकी एक सीट भी नहीं बढ़ी, 240 पर ही। ये हालात हैं मोदी जी के। ऐसे मुश्किल दौर में शायद वो अपने पूरे करियर में मुख्यमंत्री से लेकर तीसरी बार प्रधानमंत्री तक कभी नहीं थे जो आज हैं। सवाल इस बात का है कि आगे क्या होने जा रहा है। आज दो खास मेहमान हैं। अब क्योंकि आंध्र प्रदेश का मामला है तो आज मैंने आंध्र प्रदेश के पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं राजशेखर राव साहब को बुलाया है। पिछले कई बरसों से नायडू हों, जगन मोहन रेड्डी हों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारी राजनीति को समझते हैं। बड़ी बात यह है खुलकर बोलते हैं। उनको सुनिएगा। और उमाकांत जी को इसलिए सुनिएगा क्योंकि 1996 एक ऐसे वक्त पर जब नायडू बाबू प्रधानमंत्री की रेस में थे, 1996 जिस वक्त मोदी जी ऑटो पे चलते थे, उस वक्त नायडू बाबू प्रधानमंत्री की रेस में थे, कोऑर्डिनेटर थे देश की सरकार के। तो उन उमाकांत को भी सुनिए जो नायडू बाबू को 96 से लेकर आज तक ट्रैक कर रहे हैं। और मुझे लगता है तस्वीर का रुख मिलेगा। मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, 9 सितंबर पर फोकस मत करिए, सितंबर पर फोकस मत करिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर नायडू बाबू एब्सटेन भी करते हैं, अगर वो वोट नहीं देते एनडीए को, तो भी कुछ होगा नहीं, उपराष्ट्रपति जीत सकता है। अगर बहुत बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग होती है तभी एनडीए को शिकस्त मिल सकती है, अदरवाइज एनडीए का रास्ता थोड़ा साफ है। तो सितंबर नहीं, नवंबर पर गौर करें। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की गई कि सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू के जानी दुश्मन से पहले कॉल पर बात की जाती है। चंद्रबाबू नायडू के जानी दुश्मन से पहले बात की जाती है और उनसे समर्थन मांगा जाता है। दोस्तों, वो जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, वही जगन मोहन रेड्डी से बात की जाती है समर्थन की उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। दोस्तों, कहां पर? ये मान लीजिए जहां पर चंद्रबाबू नायडू रहते हैं, चंद्रबाबू नायडू की कुर्सी के नीचे डील होती है। दोस्तों, तो काफी कुछ घमासान राजनीति के अंदर देखने को मिल रहा है और एक ऐसा घोट यहां पर चंद्रबाबू नायडू पीते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।